भारत आज़ाद हो गया है, हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। आई वॉज अबैंडन्ड इन माई फैमिली। 4 दिन की सबसे छोटी बच्ची जिसको थाली में रख के बाल विवाह किया जा रहा था, मैंने उसका बाल विवाह रुकवाया। जिंदगी के सफर में जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स और सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स के आज के एपिसोड में एक ऐसी ही खास शख्सियत से हम मिलने वाले हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जब वो छोटी थी तो अपनी स्कूल के एक एक्ट में उन्होंने बालिका वधू का किरदार निभाया। अपने हाथों में बेड़ियां बांधकर वो दर्द लोगों को एक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि कैसे छोटी उम्र में जब बच्चों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पर इन्हें और इनके परिवार को कभी अंदाजा ही नहीं था कि ये बेटी बड़ी होकर कई सारे बेटियों की आवाज बनेगी और ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में बाल विवाह के विरोध में अपनी आवाज उठाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स प्रेजेंटेड बाय देवरा यूनाई के एपिसोड की खास मेहमान हैं डॉक्टर कृति भारती जी। कृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। कैसी हैं आप? बस आपसे मिलकर मैं आज और अच्छी हो गई हूँ। आज हमारी जो सवारी है वो है Hyundai की वेन्यू एन लाइन। क्या खास इस गाड़ी में ये भी जानेंगे और इनकी जर्नी में क्या खास सीखने को मिलता है, हम सब मिलकर सीखेंगे। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। तो कृति जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जोधपुर से लगाव और आपकी शिक्षा कहाँ से रही? स्कूलिंग तो मेरी राजस्थान के अलग अलग जिलों से रही। एक्चुअली 4th से 10th मैंने पढ़ा नहीं, तो स्कूलिंग तो मेरी पूरी हुई नहीं। मैंने बीच में थोड़ा सा गैप्स हो गए। लेकिन कॉलेज मेरा पूरा जोधपुर से हुआ है। पहले मैं KN कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर न्यू कैंपस से मैंने साइकोलॉजी में PG किया, वहीं से PhD किया, फिर यहीं PGDRP किया, इधर ओल्ड कैंपस से लॉ किया, LLM किया, ऐसे करके 7 डिग्रीज अभी तक मैं ले चुकी क्या हूँ। बात है, इतनी कम उम्र में 7 डिग्रियां। और अभी आगे पढ़ने का और इरादा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बीच में जो 5-6 साल नहीं पढ़ी तो अब उसको कंपनसेट करने की जरूरत है। पर बहुत हेल्प मिलती होगी ना, क्योंकि आप जिस तरह के कार्य से जुड़ी हुई हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको जितने ज्यादा विषयों की जानकारी होगी आपको अपना काम करने में भी आसानी मिलती होगी। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि आप जितना पढ़ते हो, सिर्फ डिग्री ही नहीं, पढ़ाई जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे, और जितना आप सीखोगे उतना आप एक्सेल करोगे। एब्सोल्युटली। हमारा एक सवाल हमारे हर मेहमान से होता है कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सफलता के पीछे हार्डवर्क तो खैर सभी करते हैं, बट हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। और अगर आपने सही टाइम पे सही कैच नहीं लिया तो आप अपना मैच नहीं जीत सकते। वाह, क्या बात है। तो सही टाइम पे कैच लेना और सही टाइम पे छक्का जड़ना बहुत जरूरी है। तो आपने तो जड़े भी हैं। ये 2012 में जो आपने पहला बाल विवाह हिंदुस्तान में निरस्त किया, उस किस्से के बारे में थोड़ा बताइए। कैसे आप तक वो जानकारी पहुंची और कैसे आपने ये काम किया और कैसे ये कंप्लीट हो पाया, इतिहास बन पाया? देखिए,
मैं पहले जब अपनी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन में थी और पीजी में थी, तब मैं कुछ एनजीओज के साथ काम कर रही थी। इस दौरान मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होने लगा कि मैं रूट लेवल पे काम नहीं पा रही हूँ, फ्रंट फुट पे बैठ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सारथी ट्रस्ट की स्थापना की। सारथी ट्रस्ट का पेपर वर्क चल ही रहा था। उससे पहले जैसे कि मैं दूसरे एनजीओज के साथ काम कर रही थी, तो मैं लोकली फेमस थी कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरे पास एक बच्ची आई, उसका बाल विवाह जब वो 1 साल की उम्र की थी तब हो चुका था। और उसका गौना होने वाला था, और वो कुछ कारणों की वजह से वो ससुराल में नहीं जाना चाहती। तो वो इस रीज़न से आई मेरे पास कि आप मेरा गौना रुकवा दीजिए। और मुझे ऐसा लगा कि गौना रुकवा भी दिया तो 5-6 महीने बाद वापस गौने की बात होगी, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो कुछ आर्टिकल्स देखे, कुछ रिसर्चेस देखे, कुछ लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि बाल विवाह को हम कैंसिल करा सकते हैं, निरस्त करवा सकते हैं, अनलमेंट करवा सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो गई कि अब मुझे कौन गाइड करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि आप तलाक करवा दीजिए, बट तलाक क्योंकि ऑलरेडी एक और स्टिग्मा लेकर आता है, तो हम नहीं चाहते थे कि हम तलाक में जाएं, और ये भी नहीं चाहते थे कि हम जब उस मैरिज को नहीं मानते तो हम कैंसिल कराना चाहते हैं, तलाकशुदा का टैग नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे में जैसे आप एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं और आप सारे बटन्स ऑन कर देते हैं, सारे स्विच ऑन कर देते हैं। कुछ फेल्ड होते हैं, कुछ सक्सीड होते हैं। तो कुछ फेल्ड हुए, कुछ सक्सीड हुए, और देश का पहला बाल विवाह कैंसिल हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब क्योंकि पहला था देश का, तो ये इंटरनेशनल हाइट पे पहुँच गया। मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये न्यूज़ पहुँची, और उसके बाद इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो एक तरह से मुझे भी पता चला कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, और इससे किसी की लाइफ किस तरह से चेंज होती है। फिर भी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था ये एक केस है, इसके बाद क्या होगा। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद इतनी बच्चे आई, इतना कारवा बढ़ता चला गया कि मैंने अब बाल विवाह निरस्त का अर्धशतक लगा दिया है। अर्धशतक लगा दिया, क्या बात है। जी, ग्रेट। और अब मेरी निगाहें शतक की तरफ है। तो अर्धशतक लगा है, 1800 बाल विवाह हमने रुकवा दिए, 20,000 से ज़्यादा बच्चियों और महिलाओं को हमने पुनर्वासित कर दिया है, और 35,000 लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवाई। 35,000 लोगों को? जी, ओरिएंटेशन कैंप्स के दौरान। तो ये एक डेटा है जिसके जो मेरी शायद पूंजी है, जिसमें मैंने अपना खून पसीना बहा के एक एक बच्ची को बचाया है। और आप यकीन मानिए कि भले ही मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये आंकड़े हैं, जब मैंने एक एक बच्ची को बचाकर, उसको शोषण से बचाकर एक नई जिंदगी दी। अच्छा कृति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाल विवाह जो हैं ये आज भी हो रहे हैं? बिल्कुल, बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, और लोग अब ज़्यादा स्मार्टर हो गए। लोग फोटोग्राफी नहीं होने देते, इनविटेशन कार्ड तो खैर पहले भी नहीं छपते थे, और गवाह के रूप में भी लोग बहुत कम मौजूद होते हैं। और अगर मान लीजिए आपने किसी ने इन्फॉर्मेशन भी दे दी फलानी जगह बाल विवाह हो रहा है, तो इस तरह से साठगांठ करते हैं, इस तरह से सेटलमेंट करते हैं, और ऐसा दिखावा करते हैं कि बाल विवाह नहीं हो रहा है, कि कोई और दूसरी कोई रीत रिवाज को वो कर रहे हैं। तो और क्योंकि सबूत नहीं होता, तो कानून उसको प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। तो बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ पिछड़े राज्य नहीं, डेवलप्ड स्टेट्स और डेवलप्ड कंट्रीज, आप लंदन में जाएंगे तो आपको लंदन में भी बाल विवाह देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ आपको बाल विवाह देखने को नहीं मिलेगी।
तो यानी कि ये जो तकलीफ है ये खाली हमारी ही नहीं, विश्व भर में है। जी बिल्कुल। अभी आपकी जो संस्था है सारथी ट्रस्ट, ये हिंदुस्तान भर में काम करती है या सिर्फ राजस्थान में काम? जी मैं टेरिटरीज में बिलीव नहीं करती, ओके। तो जोधपुर में भी काम करती हूँ। पूरे राजस्थान की बहुत सारी बेटियों का बाल विवाह निरस्त करवाया अलग अलग जिलों से, और पूरे देश में हमने बाल विवाह रुकवाए हैं और उनके खिलाफ मुहिम चलाई है। चाहे बिहार है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे तमिलनाडु है, आप हर जगह मेरी छाप देख सकेंगे। हमें ये गर्व है कि हमारी राजस्थान की बेटी जो है इतनी बड़ी तकलीफ को रिजॉल्व करने में हजारों बेटियों की मदद कर रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। कृति जी, जैसा कि आपने बताया कि शहरों में और गाँव में और विदेशों में भी बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, तो आपने इतना रिसर्च किया है, आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है बाल विवाह होने के? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है, लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाह रहे। एक्चुअली मैं इसको संस्कृति नहीं कहती, ये रीत रिवाज इस तरह के बना दिए गए हैं और लोगों को लगता है कि ये जो सदियों से चलती आ रही परंपरा है, कस्टम है, उसको हमको छोड़ना नहीं। वो कस्टम में इतना हैंडकफ्ड है, इतना गिरफ्त में है कि उन्हें लगता है वही सही है और वही हमारे सनातन को, हमारी परंपरा को और हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखेगा। तो इस चक्कर में वो चीज़ कर रहे हैं जिससे उनके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। दूसरा रीज़न, लोगों को सेक्सुअल ऑफेंसेस का डर है। लोगों को लगता है कि बच्ची बड़ी हो रही है, बच्ची के साथ कुछ भी गलत हरकत हो गई, किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, तो ऐसे में कौन ब्याह करेगा, उसके साथ उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा सही टाइम पे विदा करके घर भेज दो। एक तरह से गर्ल चाइल्ड बर्डन भी इससे कनेक्टेड आप देख सकते हैं। ओके, ये भी एक मुख्य कारण है। जी, और तीसरा जो कारण है वो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिजेस का भी एक डर है। कई बार कम्युनिटी में जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कल को लड़की भाग गई, मुँह काला कर गई, तो आप आओगे क्या? तो उस मोमेंट पे हम उनको समझाते हैं कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से आप बचाना चाहते हो तो एक्चुअली वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से आप बचा नहीं रहे हो, आप उसी में धकेल रहे हो। और लव मैरिज की बात करी जाए तो प्यार इश्क तो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो शादीशुदा भी, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं भागी हुई है। तो उसको बचाने के लिए आप बाल विवाह जैसी सिर्फ कुरीति नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक बीमारी है, इसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते। हाँ, ये बात सही है। और अभी अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आया है। तो अगर लेबर क्लास का देखा जाए तो उन लोगों के घरों में ये चीज़ देखी गई कि घर में कितने खाने वाले हैं। अगर कोई किसी को कम किया जा सकता है तो वो हमेशा लड़कियों को देखा जाता है कि लड़कियों को विदा करके ससुराल भेज दो, एक जना कम हो जाएगा। तो वो एक और अभी कोविड के बाद मुझे कारण दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अशिक्षा कारण है। लोगों को पूरी तरह से जानकारी है कि बाल विवाह क्राइम है, बाल विवाह कुप्रथा है। और मैंने तो टीचर के घर में बाल विवाह रुकवाए, मैंने पुलिस के घर में बाल विवाह रुकवाए, मैंने एमएलए के घर में बाल विवाह रुकवाए। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग अपने आप में एजुकेटेड भी हैं और फाइनेंशियली भी अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद बाल विवाह कर रहे हैं। तो ये सफ़र जो है आपका इतना आसान तो नहीं रहा होगा, कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। जी, अब देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बदलने चले हैं, युग परिवर्तन करने की जो मैं बात करती हूँ, तो उसमें सबसे पहले आपको धमकियाँ, हमले, एक तरह से आप कम्युनिटी से पूरा लोहा लेके खड़े हैं, एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वो सही समझते हैं और एक्चुअल में वो गलत चीज़ को सही समझ। तो मुझे बहुत धमकियाँ मिलती हैं, हमले भी होते हैं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि मुझे भले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मील्स मिले या नहीं मिले, धमकियाँ ज़रूर मिल जाती है। तो परिवार वालों ने कभी नहीं बोला कि कृति क्या है, अपना पढ़ाई कर, कोई अच्छा बिजनेस कर, किसी और में ध्यान लगा, क्यों अपने आप को इतना रिस्क में डाल रही है?
मम्मी मेरे हमेशा चाहते थे कि मैं कोई अच्छी हैंडसम जॉब करूं, जिसमें हैंडसम सैलरी हो, एक अच्छी और सभी यही चाहते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अपनी धुन की धनी है और ये जुनून, मेरा जुनून इतना हावी रहा है कि एक समय के बाद लोगों को समझ आ गया कि इसको नहीं रोका जा सकता। ओके, तो फाइनली फिर आपके इस जुनून को सबने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, पहले ज़रूर चीज़ों को वो था, और मुझे फिर मेरी मदर का पूरा सपोर्ट मिला कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो उन्होंने किसी तरह की रोक टोक भी नहीं की। और क्योंकि बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी मुझे सपोर्ट किया। और हम को, क्योंकि आप जब एक्सेल करते हो, आप सक्सेस तभी ला पाते हो जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो मेरे हालांकि ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, पर जितने दोस्त हैं उनका वेल विशर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। ओके, मेरे मदर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, और जिसकी वजह से मैंने इतना अचीव कर पाई। तो आज आप अपने आप को जहाँ देखती हैं वहाँ आपको खुशी होती है, डर लगता है, या लगता है कि मैंने क्या किया है, क्या फीलिंग है आज? देखिए, मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री पे चेंज हुई है। Okay. एक टाइम पे मैं विक्टिम थी, ओके, फिर मैं सर्वाइवर बनी, और आज मैं सेवियर हूँ। अरे वाह वाह वाह। तो मैंने अपने जीवन को पूरा बदलते हुए देखा है। एक टाइम ऐसा भी था कि कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। आई वॉज अबैंडन्ड इन माई फैमिली, और बहुत सारी चीज़ें जो हुई मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रगलिंग पार्ट रहा। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ही क्या, आई थिंक कई बड़े दिग्गजों ने कृति जी का इंटरव्यू लिया है। थोड़ा संक्षिप्त में उसके बारे में बता दीजिए कि कौन कौन अब तक आपसे इंटरव्यू कर चुके हैं। जैसे कि वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर पल्लवी जोशी ने भी आपका इंटरव्यू लिया था जोधपुर आकर। जी, विवेक अग्निहोत्री जी एंड पल्लवी जोशी जी। एंड पल्लवी जोशी जी मुझसे आज भी कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, एंड शी ऑलवेज प्रेज माय वर्क। उनको वो मुझसे इस तरह से कनेक्टेड हो चुकी हैं जैसे एक सोल कनेक्शन होता है, तो बिकॉज वो पेन फील कर सकती हैं। उसके अलावा बहुत स्तर पे इंटरव्यू हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अवार्ड्स भी मुझे बहुत सारे मिले हैं। BBC ने मुझे 100 इंस्पिरेशनल वुमेन में इंक्लूड किया है। यूएसए की टैफ्ट मैगजीन है, उसने मुझे टॉप 10 एक्टिविस्ट में इंक्लूड किया है। अभी लेटेस्ट में मुझे स्विट्जरलैंड जिनेवा में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैम्पियन अवार्ड दिया गया है। और आप कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का नाम लीजिए, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय, काजोल, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं, मुझे ऑनर नहीं किया, मुझे अवार्ड नहीं किया। सब ने मुझे अवार्ड दिया है, बट शायद मुझसे अगर आप पूछेंगे कि आपके दिल के करीब क्या है सबसे ज़्यादा, तो मेरा ये वो आंकड़े मेरा सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार वही है। क्योंकि वही मुझे मेरे होने का, मेरे अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ, और मैं जो कर रही हूँ वो शायद बिल्कुल सही है। और मैं जब बच्चियों की ज़िंदगी में बदलाव लाती हूँ, तो वो अपने आप में मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है। और यही जो भाव है वो डॉक्टर कृति भारती जी को हम सब के बीच हमारी प्रेरणा बनाता है। कृति जी, बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ा काम किया है। बाल विवाह जैसे कुरीति को रोकने में, उसे निरस्त करवाने में आप लगातार प्रयासरत हैं। मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे सफ़र में सरकार का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपको? देखिए, सम्मानित करने में, अवार्ड देने में तो सरकार ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, मुझे हमेशा अवार्ड दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सरकारों को करने की ज़रूरत है। क्योंकि 1929 में बाल विवाह को नहीं करने की, शारदा एक्ट आ गया था 1929 में, तो बाल विवाह को नहीं या खात्मा करने की जो बात है वो 1929 से की जा रही है। लेकिन आप ये सोचिए, 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से बाल विवाह के खात्मे की बात है। आज हम 2023 में हैं, इतने साल हो चुके हैं, लेकिन
भारत आज़ाद हो गया है, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसका रीज़न ये है कि एक सही इच्छा शक्ति, एक सही प्रोसेस नहीं अपनाया गया है, चाहे किसी की भी सरकार हो। बाल विवाह के खात्मे की आप मुझे बना दीजिए सरकार, मैं 2 दिन में बाल विवाह का खात्मा कर दूंगी। उम्मीद करते हैं कि आपके जो कार्य हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से आपको भी कोई ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिले जहां हम बाल विवाह जैसे कुरीति को समाप्त कर सकें। पर ये भी हमें मानना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा कृति जी कि इतने समय में थोड़ा बदलाव, कुछ आंशिक बदलाव होना शुरू हुआ है, जागरूकता बढ़ी है। जैसे कि आपने ही अब तक 50 बाल विवाह रोके हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है पर उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। बिल्कुल 50 बाल विवाह निरस्त करवा दिए हैं, 1800 बाल विवाह रुकवा दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियां खुद आगे आ रही हैं, वो बाल विवाह के दंश को झेलना नहीं चाहती, वो शोषण से मुक्त होना चाहती हैं। तो वो बहुत अच्छी एक लहर चली है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर बाल विवाह का खात्मा कर ही देंगे। एक ना एक दिन बाल विवाह सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही नजर आएगा। उम्मीद यही है और बिल्कुल नेक काम जरूर होगा पूरा। तो आज की गाड़ी हमारी जो है Hyundai Venue N Line, कैसी लगी आपको ये? मेरे लिए गाड़ी का मतलब सबसे पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ वो कंफर्ट जोन होना चाहिए। कंफर्टेबल होना है या नहीं है गाड़ी, वो चाहे ड्राइवर सीट पे बैठे हो चाहे रेस सीट पे बैठे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो कंफर्ट जोन के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये बेस्ट है। और दूसरा चीज़, मुझे म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे म्यूज़िक चला के आप अपने अगर अच्छी लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये जो गाड़ी है इसमें कई अद्भुत फीचर हैं, जैसे कि स्मार्ट की आपको इसमें मिलती है, ब्लू लिंक का लिंक आपको इसमें मिलता है, इसमें डैश कैम मिलता है जिससे कि जब गाड़ी चल रही है तो आगे और अंदर बैठे हुए दोनों मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है। खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा हो जाए तो आपके पास एविडेंस के रूप में ये वीडियो जो है वो काम आता है। ये वेन्यू एन लाइन एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और इसका प्राइस टैग भी 14 से 16 लाख के बीच में है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो मॉडल है वो पसंद आए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देवरा Hyundai जो शोरूम है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कृति जी, आपके जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके सक्सेस जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने अभी बातों बातों में कहा था कि आप खुद भी विक्टिम रही थी, तो क्या था वो मामला, कैसे विक्टिम रही आप? देखिए कहते हैं ना कि कोई ईश्वर अगर आपको कोई बड़ी चीज़ करवाना चाहता है तो वो पहले आपको सोने की तरह आग में तपाता है। तो मेरा लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा। अल्फ़ाबेट सीखने से पहले मैंने अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन समझ ली थी। मेरे जन्मने से पहले मेरे फादर ने मुझे अबैंडन कर दिया था। उसके बाद कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन्म सब, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये जो शायद पंक्ति है वो मेरे लिए ही बनी है। और आप बचपन से, जन्मने से लेकर अब तक इस पंक्ति को मेरे जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे कि मुझे बचाने वाले वो ईश्वर हैं जिन्होंने हर पल मुझे एक बॉडीगार्ड के रूप में मुझे हमेशा बचाया। तो सब चाहते थे कि मेरा जन्म ना हो, लेकिन अबॉर्शन पीरियड निकल गया तो इस वजह से वो संभव नहीं हो सका। उसके बाद मैं बहुत मुश्किलों से मेरा जन्म हुआ। मैं एक सतमासी हूँ। 7 महीने पूरा एक फिल्मी सीन था, या तो माँ को बचाओ या बच्चे को बचाओ। फिर ईश्वर बॉडीगार्ड बन के आए, और क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मैं एक बड़ा काम करूँ। तो मेरा जन्म हुआ बहुत मुश्किलों से। जन्मने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। देयर वाज अ फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़। जैसे मैंने कहा कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक ऐसा समय था कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था। रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। लव केयर अफेक्शन मैंने कभी लाइफ में उस समय बचपन में एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। फिर 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उसका फिर वही जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उसका असर ये हुआ कि मैं मरी नहीं, लेकिन मैं बेड रिडन हो गई, मैं जिंदा लाश हो गई। आज मैं इधर से उधर दौड़ रही हूँ, लेकिन वो समय ऐसा था कि मैं बिस्तर पे
जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। न मैं चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। मेरी मदर ने उस समय इंडिया में जितने अवेलेबल ट्रीटमेंट हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब ट्राई किया, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। ऐसे में अगर आपने रेकी थेरेपी का नाम सुना हो तो मुझे रेकी थेरेपी से ठीक किया गया। मेरे गुरुदेव हैं भीलवाड़ा में, श्री ब्रह्मानंद परमहंस। उन्होंने मुझे 9 महीने रेकी दी। और मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन का, जब आप पहली बार चले होंगे तो आपको याद नहीं होगा अपने जीवन का पहला कदम, लेकिन मुझे याद है। मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है, गोडाले चली हूँ, वॉकर से चली हूँ। एक तरह से अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत की है। और जब शुरुआत की तो बिल्कुल लिटरली नई शुरुआत की। मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। मैं हर धर्म, हर जाति से ऊपर उठ जाना चाहती थी, और उसी के साथ मैं अब इस तरह की चीज़ में नहीं रहना चाहती थी कि मैं उसकी बेटी हूँ या किसकी बेटी हूँ। मैं सब चीज़ों से ऊपर उठ के भारत की बेटी कृति भारती बनी। क्या बात है, क्या बात है। कृति जी, अभी तक हमने बाल विवाह के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ जाना। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं, क्योंकि इंसान तो छोटी छोटी परेशानियों से नाखुश हो जाता है, निराश हो जाता है, हार जाता है। ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है इतना काम करने के लिए, इतना नेक काम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो वो जो मुस्कान है, जब किसी विक्टिम को आप बचाते हो और बचाने के बाद जो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप फ्रस्ट्रेशन की बात की जाए कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से कैसे फाइट करती हूँ, एक ऐसा समय था मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी। मेरी लाइफ, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बहुत स्ट्रगलिंग रहा। तो उस मोमेंट पे मुझे डांस और म्यूज़िक ने बहुत हेल्प किया। ओके। मैं डांस को हॉबी नहीं मानती, मेरे लिए वो सोल कनेक्टर एक्टिविटी है। ओके। मैं अपने आप से मिलती हूँ जब मैं डांस करती हूँ, और उस मोमेंट पे डांस मुझे इंटरनली रिजुविनेट करती है, मेरे अंदर वापस मरम्मत करके मुझे वापस लड़ने के लिए तैयार करता है। तो मोटिवेशन बच्चों की मुस्कान से मिलता है, स्प्रेडिंग स्माइल्स। मैं हमेशा बात करती हूँ कि जी। विक्टिम्स को हम स्माइल स्प्रेड कर रहे हैं, तो उससे मिलता है। और उसके अलावा पर्सनली डांस, म्यूज़िक ने मुझे हमेशा जोड़ के रखा है। तो जब भी लाइफ में कभी डीमोटिवेशन आए तो कृति जी के इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कैसे आप अपने लाइफ में वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं। कृति जी, मैं अगर बात करूं आपसे, अभी आपने कई बाल विवाह रोके हैं, आप निरस्त भी करवा रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि ये नंबर जो है बढ़ रहा है, तो क्या आप अपने इस ट्रस्ट के मद्देनजर अवेयरनेस के लिए भी अभी प्रायरली कुछ कर रही हैं, कुछ ट्रेनिंग्स दे रही हैं, किसी को गाइड कर रही हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रही हैं आप? जी, 2 तरीके से हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगर गाँवों की बात की जाए तो वहाँ हम लोग ओरिएंटेशन कैंप्स करते हैं। ओके। ओरिएंटेशन कैंप्स में हम सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि परिवार बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, वो बस भ्रमित है इस चीज़ को करने के लिए। तो उनका ये भ्रम तोड़ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में लॉज की जानकारी देते हैं कि अगर बाल विवाह हो रहा है तो कैसे रुकवाना है, आपको कहाँ जाना है। बाल विवाह हो चुका है तो कैसे निरस्त करवाना है, चाहे मुझ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, आप खुद भी कैसे अपने बाल विवाह को कैंसिल करा सकते हैं, वो सब जानकारी देते हैं। और अगर बाल विवाह कर लिया तो आपको क्या पनिशमेंट होगी, उसकी जानकारी देते हैं। इस ओरिएंटेशन कैंप्स में हम हमारी लड़कियों को भी साथ में ले जाते हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करती हैं। तो दूसरी विक्टिम्स हैं वो मोटिवेट होती हैं कि जब इसका बाल विवाह कैंसिल हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो इस तरह का करते हैं, और इसी में हम लोगों को शपथ दिलवाते हैं कि आप न बाल विवाह करेंगे न किसी को करने देंगे। जिसका 35,000 का जो मैंने आपको डेटा बताया था वो उसी शपथ का है। इसके अलावा मैं ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देती हूँ। लबासना, मसूरी में मैं IAS को ट्रेनिंग देती हूँ, मैं पुलिस को ट्रेनिंग देती हूँ। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मैं पुलिस को भी ट्रेनिंग देती हूँ।
जजेस को भी ट्रेनिंग देती हूँ, वाह, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर स्तर पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही हो। तो कृति भले ही ना पहुंच सके, लेकिन कृति बहुत सारे योद्धाओं को तैयार कर रही है कि वो बाल विवाह के का जो युद्ध है, सब उस सारे योद्धा उस युद्ध में अपना अच्छा पराक्रम दिखाएं और इस युद्ध को जीत लें। दैट्स रियली ग्रेट। तो भारत की ये बेटी डॉक्टर कृति भारती ना केवल इस तरह के अपराधों पर लगाम लगा रही है, बाकी कई लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं। कृति जी, आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है, ऐसे में बाल विवाह की कंप्लेंट आप तक कैसे पहुंचती है और फिर कैसे प्रोसेस होता है? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे पास हमारा सारथी ट्रस्ट का एक हेल्पलाइन है, जिसके ऊपर लोग फ़ोन करके हमें इन्फॉर्मर्स इन्फॉर्म करते हैं कि फलानी जगह बाल विवाह हो रहा है, या अगर किसी का बाल विवाह हो चुका है तो बच्चियां खुद उस पर फ़ोन करके अपने लिए मदद मांगती हैं। उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया का मैं बहुत रोल देख रही हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चियां मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं और अपने बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए वो आगे अपनी प्रक्रिया करती हैं। कृति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाल विवाह जो विषय है, इस पर आपकी टीम और आप कैसे काम कर रहे हैं? थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, जनरली जब दुश्मन के साथ युद्ध होता है तो उसे चारों तरफ से घेरा जाता है, पर मैं इसको 5 तरफ से घेर रही हूँ, चारों तरफ से और ऊपर से भी, ताकि बाल विवाह का खात्मा हो सके। ओके। तो सबसे पहला तो बाल विवाह निरस्त है, जिसमें मेरे लिए बाल विवाह निरस्त वैक्सीन है। बाल विवाह मेरे लिए एक बीमारी है और बाल विवाह निरस्त उसकी वैक्सीन है। ओके। तो बाल विवाह से जो बच्चे बीमार हैं उनको हम उनका बाल विवाह कैंसिल करा के वो वैक्सीन देके बाल विवाह की बीमारी से मुक्ति दिला रहे हैं। ओके। सेकंड, जो हम बाल विवाह को एड्रेस कर रहे हैं वो प्रिवेंशन यानी रोकथाम। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर रुक जाएगा तो बच्चे शोषित ही नहीं होंगे, तो उसकी रोकथाम कर रहे हैं और पूरे देश में हम बाल विवाह को रुकवा रहे हैं। तीसरा, ओरिएंटेशन कैंप्स हम लोग करते हैं। जब मैं कोर्ट्स में नहीं होती हूँ तो मैं गाँवों में होती हूँ या किसी ऑफिशियल को ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, तो उस मोमेंट पे हम ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग्स के ज़रिए माइंडसेट भी चेंज कर रहे हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें। चौथा जो है वो रिहैबिलिटेशन है। वर्ड सिर्फ एक रिहैबिलिटेशन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वापस बच्ची को व्यक्तिगत रूप से भी पुनर्वासित करना है और कम्युनिटी में भी पुनर्वासित करना है, मानसिक रूप से भी, फिजिकली, साइकोलॉजिकल और कम्युनिटी से इनको पुनर्वासित करना है। और इसी में साथ में एजुकेशन भी हमको देनी है, लाइवलीहुड भी हमको देना पड़ता है, क्योंकि बच्चियों के पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं आते तो उनको उनका लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। और पांचवा जो तरीका है वो ये है कि मैं डिजिटल, जैसे अभी आपने कहा डिजिटल दुनिया है, तो हम रहें ना रहें लेकिन हमारी आवाज़ डिजिटल वर्ल्ड में ज़रूर गूंजेगी, ज़रूर रहेगी। तो हर साल हम कुछ ना कुछ शॉर्ट फिल्म्स या इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं ताकि अधिकतर लोगों तक हम पहुंच सकें और एक माइंडसेट चेंज कर सकें। तो यहाँ आप थोड़ा ये भी गाइड करें कि जो बच्चियाँ अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचा पाती हैं, अगर वो भी बाल विवाह जैसे अपराध से परेशान हैं, तो वो क्या एक्शन लें, वो क्या करें? देखिए, अगर आपका बाल विवाह होने वाला है या आपके किसी नोन का बाल विवाह होने वाला है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप एसडीएम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप तहसीलदार को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप कोर्ट्स खुली लेटर, खुला चिट्ठी लिख सकते हैं कि मेरा बाल विवाह होने वाला है इस तारीख को, और उसमें भी कोर्ट प्रसंज्ञान लेता है। और अगर कोई नहीं मिलता तो आप टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने, और टीचर के अलावा आप हमारे सारथी ट्रस्ट का जो हेल्पलाइन नंबर है 7891022224 उस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप किसी को, इनमें से किसी को भी इन्फॉर्म करके अपना बाल विवाह रुकवा सकते हैं। और अगर आपका बाल विवाह हो चुका है तो उसके लिए बाल विवाह
होने के बाद निरस्त के लिए आप बालिग होने के 2 साल तक, यानी नाबालिग अवस्था में और बालिग होने के 2 साल तक अपना बाल विवाह कैंसिल करा सकते हैं। उसके लिए फैमिली कोर्ट में केस लगता है। आप किसी वकील के थ्रू भी जा सकते हैं, आप खुद भी अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं, और या फिर आप हमारे साथी ट्रस्ट के द्वारा भी अपना बाल विवाह कैंसिलेशन का केस फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर या सोशल मीडिया के जरिए हम तक अप्रोच कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है सारथी ट्रस्ट? सारथी ट्रस्ट का हेल्पलाइन नंबर बहुत इजी है, 78910-2222-4। 78910-2222-4। जी। ये नंबर तो गर्ल्स आपको स्प्रेड करना चाहिए, और जितना हो सके इस इंटरव्यू में हमने जो खास बातें शेयर की हैं उन्हें आप शेयर ज़रूर करें, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जोधपुर शहर से आपका लगाव कितना पुराना है? मेरा पूरा जो बचपन, हालांकि पूरा यहाँ नहीं निकला, लेकिन जब समझ आई सब तरह से, तो वो सब सारी समझ मुझे यहीं से मिली है। तो जोधपुर मेरे लिए सब ऐसी जगह है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं वापस जोधपुर आना चाहती हूँ। मैं कहीं और सेटल नहीं होना चाहती, मुझे जोधपुर ही अच्छा लगता है। अपनायत का शहर है। अपनायत का शहर है, दैट्स रियली ग्रेट। जोधपुर के खान पान के बारे में आपके विचार? बहुत, मैं फूडी हूँ, मैं चटोकरी हूँ। और जो खाना, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मैं जगह जगह का खाना ट्राई करती हूँ, बट आप यकीन मानिए हर जगह ट्राई करने के बाद मैं ये कहती हूँ ये तो जोधपुर में ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो और उसके बाद मैं मेरा एक फूड इंस्पेक्टर का रोल पूरा अदा करती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, ये तो अपने जोधपुर का ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ में नुक्स निकाल के जोधपुर की तारीफ हो जाती है। अच्छा, इस पूरे सफ़र में आपको सरकार के अलावा किसी और एनजीओ या किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष के भी सहयोग रहे हैं? नहीं, बाल विवाह निरस्त क्योंकि एक नई अप्रोच है, तो उसके लिए अभी किसी का कोई सपोर्ट ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे सम्मानित बहुत स्तर पे किया गया है, तो वो अप्रिशिएशन जिसे आप कहते हैं कि वो मुझे हर स्तर पे मिला है, लेकिन सपोर्ट एज सच कहीं से अभी मिला नहीं। कोई ऐसा आह्वान, ऐसी रिक्वेस्ट आपकी हमारे वीडियो के माध्यम से है जनता से, जोधपुर वासियों से, हिंदुस्तान वासियों से, कि वो कैसे आपके इस प्रयास में जुड़े हैं आपके साथ और कैसे वो हेल्प आउट करें? देखिए, जनरली लोग कहते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर में ही हो तो अच्छा लगता है। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो कुछ क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई से हमें आज़ादी दिलवाई, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से ही आज़ादी नहीं, उन्हें भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो भले ही आप अगर क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनको सपोर्ट करके भी आप इस आज़ादी की जंग को लड़ सकते हैं। तो मैं लोगों से यही आह्वान करती हूँ कि आप जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, जिस तरह से भी, क्योंकि हमारे पास जब बच्चे आती हैं तो उनका लाइवलीहुड, शेल्टर भी हमको देखना पड़ता है। उस मोमेंट पे एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो आप जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं वैसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब मिलकर ही भारत को बाल विवाह से मुक्त कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, और सभी के साथ से युग परिवर्तन होगा। अब तक संस्था को कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है? कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ डोनेटर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मैं जो अर्न करती हूँ वो सारा बच्चियों के लाइवलीहुड, शेल्टर, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती हूँ। और मेरी एक शर्त रहती है, जब कोई बच्ची आती है तो वो पूछती है कि आपकी फ़ीस क्या होगी, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो, हम मॉनेटरी फ़ीस नहीं लेंगे, क्योंकि सब दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, तो सबके दिमाग में यही होता है कि आपकी फ़ीस क्या होगी। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हम मॉनेटरी फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और वो शर्त ये है कि आपको वहीं से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, वापस शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से आप ड्रॉप्ड आउट हुए हो। तो एक तरह से चाहे आप अपने प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप हुए हो या सेकेंडरी में हो, आपको वहीं से पढ़ाई
वापस शुरू करनी है और वापस आपको अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक चीज़ से तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप एम्पावर्ड नहीं हैं, तो आप दूसरी प्रॉब्लम्स में धंसते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेटेड भी हो और एम्पावर्ड भी हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कृति जी कि ये जो अभियान या यूँ कहें कि ये जो लड़ाई आपने लड़ी है, इसमें सबसे छोटी योद्धा वो ऐसी कौन सी छोटी बालिका थी जिनकी आपने बाल विवाह रोकने में मदद की? 4 दिन की बच्ची थी जिसका मैंने बाल विवाह रुकवाया है। 4 दिन की बच्ची? बिल्कुल। और 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की तो बहुत बड़ी बच्चियां हो गई। 4 दिन की सबसे छोटी बच्ची जिसको थाली में रख के बाल विवाह किया जा रहा था, मैंने उसका बाल विवाह रुकवाया। तो यहाँ भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत छोटी उम्र में, जब वो चल भी नहीं सकती, तब बाल विवाह कर दिया जाता है। और बाल विवाह निरस्त की अगर बात की जाए तो मैं 10-12 साल की बच्चियों का भी बाल विवाह कैंसिल करवा चुकी हूँ। ओके। कोई ऐसी कहानी आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि किसी का बाल विवाह आपने निरस्त करवाया और अब वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों को जागरूक कर रही हैं या समझा रही हैं? देखिए, बहुत सारी बच्चियां हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी शर्त होती है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस आपको एम्पावर्ड होना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी बच्चियां हैं, कोई सीए कर रही है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस है, किसी ने पैरामेडिकल किया है, किसी ने बीएड किया है, कोई 10th-12th में है, कोई अलग अलग तरह से आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है, कोई पुलिस में है, कोई आरएएस है, कोई फैशन डिज़ाइनर। सो लिस्ट बहुत लंबी है। और बट कोशिश हमने ये की है कि हर बच्ची किसी न किसी रूप में एम्पावर्ड हो और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सके। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, नो डाउट अबाउट इट। जी। और सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियंस और तमाम वो लोग जो इस तरह के सेंसिटिव मैटर में हेल्प कर सकते हैं, वो प्लीज़ अपना एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं और हमारी बच्चियों को भी स्वतंत्रता के साथ उनके जीवन को जीने का जो अधिकार है, उसमें उनको सहयोग करें, उन्हें सपोर्ट करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कृति जी, आपके इस वैल्यूबल टाइम के लिए। अब तक के सफ़र के बारे में तो हमने बात की, अब आगे का आपका क्या प्लान है? व्हाट यू थिंक कि क्या क्या आप करने का सोच रहे हैं? देखिए, हम अभी 3 मुद्दों पर फोकस हैं। पहला बाल विवाह, दूसरा मेंटल हेल्थ पे भी हमने इस साल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जहाँ हमारी कोशिश ये है कि सुसाइड और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो ही ना। तो उसके और अगर आप उसमें इंडल्ज हैं तो हम इस तरह की थेरेपीज के द्वारा आपको उन चीज़ों से बचाना चाहते हैं। तीसरा सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं। सेक्शुअल ऑफेंसेस ऐसी चीज़ है जो शायद कोई भी समझदार या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हों, लेकिन वो इस तरह से घट रही हैं। तो उसके लिए भी हम एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर रहे हैं कि बेटियां उससे उन चीज़ों से पहले ही सुरक्षित हो जाएं, होने से पहले ही सुरक्षित हो जाएं। और अगर बाल विवाह की बात की जाए तो अर्धशतक में अभी इसी साल लगा है, तो अब बस नज़र शतक की तरफ है ताकि हम और कीर्तिमान जड़ सकें। तो हम तो ये कहेंगे कि इस तरह के कोई अर्धशतक और शतक बने ही ना, जी, तो भी बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्वाब है, मेरा एक्चुअली सपना है कि लोग पूछते हैं कि अल्टीमेट ड्रीम क्या है आपका, तो मैं यही कहती हूँ कि बाल विवाह और बाल विवाह पीड़ित हकीकत में कहीं दिखाई नहीं दें। जिस तरह से हम स्टोरीज बताते हैं, वैसे हम कहें वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज, और वो कहीं हकीकत में नहीं दिखे, किताबों में दफन हो जाए। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि मैं उनसे अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ। उन्होंने भी आज़ादी की जंग लड़ी है और मैं भी बच्चियों को आज़ादी दिलवा रही हूँ। बच्चियों के पेरेंट्स आपसे काफ़ी नाराज़ होते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेरेंट्स को ये समझ आया कि नहीं, आपने हमारे लिए ही ये काम किया और हम आपके आभारी हैं, या देर सवेर उन्हें उस चीज़ का एहसास हुआ? देखिए, हम कभी भी बच्चों को परिवार से जुदा नहीं करना चाहते,
तो जब कोई बच्ची हमारे पास आती है तो हम पहले कोशिश ये करते हैं कि फैमिली उसके सपोर्ट में आए। तो वो काउंसलिंग का प्रोसेस चलता रहता है और हम ये चाहते हैं कि फैमिली सपोर्ट करेगी तभी बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, अपनी जंग लड़ पाएगा। तो वो काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है दौरान, केस के दौरान भी और केस ख़त्म होने के बाद भी। कुछ फैमिलीज पहले सपोर्ट में आ जाती हैं, कुछ फैमिलीज को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अंत में हम परिवार को सपोर्ट में लेकर आ ही जाते हैं। कि कृति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी कोई बच्ची जो है बाल विवाह रोकने के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले जो परेशानी क्रिएट करते हैं वो है जाति पंच। जैसे ही कोई लड़की ये कहती है कि मैं ये बाल विवाह कैंसिल कराना चाहती हूँ, तो ये जो जाति पंच हैं, ये उस फैमिली को और उस बच्ची को पूरे समाज से बाहर कर देते हैं, जाति बाहर कर देते हैं और लाखों का दंड लगा देते हैं। अब क्योंकि इनके पास इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो ये उस दंड को 16-20 लाख देने के सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में परिवार सपोर्ट छोड़ देता है। परिवार सोचता है कि इसके भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा, हम कहाँ से लाए इतना पैसा, तो आप उस बाल विवाह को कंटिन्यू कीजिए। तो ये जो जाति पंच है, ये अपने आप को कोर्ट समझते हैं, ये सो मोटो कोर्ट्स हैं। और मैं आज सभी को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे जाति पंच बाल विवाह के मामले में या किसी भी मामले में आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी जाति पंच पंचायती को इलीगल मानता है। आपकी ज़िंदगी का फैसला या तो आप खुद ले सकते हैं या फिर जो कानून द्वारा स्थापित कोर्ट्स हैं वो ले सकती हैं। किसी भी तरह का जाति पंच का दबाव आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी शोषण मुक्त होकर जीने की तरफ आगे बढ़िए। अब तक के सफ़र में कोई ऐसा केस है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मेरी लाइफ में ये जो केसेस हैं, ये बहुत ड्रामा और एक्शन लेके आते हैं। आपको सीरियलों में इतना ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ ड्रामा देखने को मिलेगा। मुझे याद आता है एक मामला जिसमें मैं बाल विवाह रुकवाने गई, उसमें बच्चा खुद इन्फॉर्मर था। तो ऐसे में बच्चा चेंज कर दिया गया और उसकी जगह एक एडल्ट, एक वयस्क बालिग लड़के को खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि इसकी शादी हो रही है। मतलब पूरा वो एक ऐसा कंडीशन था। और समस्या ये थी कि जो इन्फॉर्मर था वो बच्चा खुद था, तो मैं ये नहीं बता सकती थी कि उसी बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया जिसका बाल विवाह हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। एक केस में जब मैंने एक बच्ची को रात को 4 बजे रेस्क्यू किया और बाड़मेर से, जोधपुर से बाड़मेर जाके रात को 4 बजे रेस्क्यू किया, कस्टडी लेकर जोधपुर आके जब बाल विवाह निरस्त का केस कोर्ट में लगाया, तो लड़का कोर्ट में आके कहता है मेरा तो बाल विवाह ही नहीं हुआ। मैडम, आप प्रूव करिए कि मेरा बाल विवाह इस लड़की के साथ हुआ है। हमारी तो सिर्फ सगाई की बात चल रही थी। अब क्योंकि फोटोग्राफी नहीं होती, कार्ड नहीं छपते और ऐसे में कोई गवाही नहीं देता है, तो बाल विवाह को प्रूव करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और कोर्ट ने भी कहा, जज साहब ने कहा मैडम बाल विवाह निरस्त की बात बाद में करेंगे, पहले आप बाल विवाह प्रूव करिए। तो ऐसे में फेसबुक भी बाल विवाह निरस्त करवाता है। फेसबुक भी बाल विवाह पीड़िताओं का मददगार बन सकता है। मैंने उस लड़के को फेसबुक पे ढूंढा, 8-10 साल पुरानी पोस्ट देखी और वहाँ से मुझे कुछ सबूत मिले। जहाँ मैं उसके कॉलेज पहुँची, वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली और सबूत मिले और उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया और उसका बाल विवाह निरस्त हुआ। तो इस तरह बहुत सारे ड्रामा देखने को मिलते हैं, फिल्मी अंदाज है। और लेकिन अंत में जीत तो सच की होती है, जीत न्याय की होती है, जीत अंधेरे पे हमेशा रोशनी की उजाले की होती है। ये हमारा सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स का एपिसोड वाकई यादगार रहेगा मेरे लिए भी, कृति जी। इट वाज अमेजिंग टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच।
और मैं आज बहुत बहुत दिल से बहुत खुश हूँ, खुश एक्चुअली स्पीचलेस हूँ कि मैं आज आपके ज़रिए लोगों तक पहुँच रही हूँ और आपने मेरी मुहिम को अपनी आवाज़ दी है, मेरी मुहिम को आपने और बढ़ाया है और शायद हम मिलकर ही इसी तरह से युग परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू। जी।